Friends, welcome. Welcome to this critical meeting at a critical juncture. आज हम इस देश के इतिहास के उस मोड़ पे हैं जो इस देश का इतिहास बदल सकता है, अच्छे के लिए, खराब के लिए। मैं बार बार कहता हूँ 2024 का जो इलेक्शन है ये सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, इसे हम ऐसे देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन है। दिस माइट लुक लाइक ए वेरी बिग क्लेम, लगेगा अरे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, मगर जो पॉलिटिकल हकीकत है वो ये है कि अगर 2024 का इलेक्शन गया का मतलब अगर उन हाथों में आ गया जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं रखते, तो आप समझिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ से गया। हम बिल्कुल उस मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां अब हमें वो लड़ाई लड़नी है इस देश के संविधान को बचाने की। मैं इस वक्त उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्यों हम इस मुकाम तक पहुंचे, पिछले 75 साल में क्या क्या गलतियां हमसे हुई जिसकी वजह से हम यहां पे पहुंचे हैं आज। इस पे डिस्कशन कभी बाद में करेंगे, कभी वक्त लेके इस पे बात करेंगे और वो करनी ज़रूरी है, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। आज हमारे सामने मुश्किल से 50 दिन है, इसको 2 महीना भी अब हम ना बोलें, 50 दिन है, डिपेंड करता है आपके यहाँ किस दिन पोलिंग होगी। और इस 50 दिन में हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ किसी एक डॉक्यूमेंट, लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में हर देश में होता है, डिक्टेटरशिप्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी जिससे ये मुल्क बना, उसकी जो सेंट्रल वैल्यूज हैं उनको इंस्क्राइब करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और वो वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? वो वैल्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जो है 3000 साल कह लीजिए, 5000 साल कह लीजिए, उसकी जो सेंट्रल वैल्यूज हैं वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने मॉडर्न एज के लिए ट्रांसफॉर्म की थी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमला है ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे हमला नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की हेरिटेज पे हमला नहीं है, ये हमारे 3000 साल की जो को लिविंग की एक हमारी हेरिटेज है उस पे हमला हो रहा है। आप शायद सोचेंगे कि भाई खाली लोकसभा इलेक्शन से कैसे हो जाएगा ये। शायद किसी के मन में ये सवाल आए, टेक्निकल सवाल हम सबके मन में आते हैं ना, कि अभी राज्यसभा में तो मेजॉरिटी भी नहीं है इन लोगों को, कैसे कर लेंगे ये। मैं साफ कर दूं कि इसका बैकग्राउंड पूरा तैयार हो चुका है। 1.5 महीना पहले जो हमारे राज्यसभा, हमारी लोकसभा से और राज्यसभा से 150 MP को बर्खास्त किया गया था, दैट वॉज ए ड्रेस रिहर्सल। सो गेम क्या है? गेम ये है कि आप 2024 को किसी तरह से जीत लो बीजेपी का, लोकसभा में मेजॉरिटी आ जाए, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है चलेगा, क्योंकि क्या करना है, जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होगा आप किसी बहाने से 50 MP को राज्यसभा से बाहर कर दीजिए 1 हफ्ता के लिए, और जरूरत हो तो 20-40 को लोकसभा से बाहर कर दीजिए, और 1 हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाएगा। वो कहने को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा,
वास्तव में अमेंडमेंट नहीं होगा, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इफ वी रिमेंबर द 42nd अमेंडमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कहने को अमेंडमेंट था लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं था, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली रीराइटिंग था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे भी कोई बड़ी चीज की तैयारी इस वक्त होके रखी है। इसलिए अब मैं वाई के सवाल पे और चर्चा नहीं करूंगा। टुडेज मीटिंग इज नॉट अबाउट वाई, इट इज अबाउट हाउ। हम क्या कर सकते हैं इन 50 दिनों में। यहां तमाम दोस्त आए हुए हैं, काफी दोस्त हैं जिन्हें मैं एक से ज़्यादा बार अलग अलग मीटिंग्स में मिल चुका हूं। हम सब कमिटेड हैं, हम सब कुछ करने के लिए किसी वर्क प्लान का हिस्सा होने आए हैं। मुझसे पहले कविता ने, किरण भाई ने इसके बारे में जिक्र किया होगा। जो हमारा मेन काम है वो है टारगेटेड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्क। हमने पाया कि इलेक्शन के वक्त पार्टी के लोग हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा करते हैं, कभी अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो पार्टियों के बाहर हैं, जो उनके मेंबर नहीं हैं, उनके लीडर नहीं हैं, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत स्कैटर्ड तरीके से काम करते हैं। मैं जानता हूं पिछले 15-20 साल से कई बार हम लोग कहते थे ठीक है इस बार हम जाएंगे इलेक्शन में इंटरवीन करेंगे। हम जाके एक दो स्पीच कहीं दे देते थे, स्पीच में वही लोग सुनने आते हैं जो ऑलरेडी उस पार्टी के वोटर होते हैं, या हम कहीं जाके पर्चा बांट देते थे और हम अपने आप को तसल्ली दे देते थे कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, मैंने पर्चा बांट दिया, मैंने एक स्पीच दे दी, मैं किसी के घर ड्राइंग रूम में जाके बैठ के आ गया, एंड वी वुड से ऑल राइट आई हैव डन माई जॉब। इससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू वर्क सिस्टमेटिकली। और ये जो टारगेटेड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा प्लान हमारे साथियों ने बनाया है वो यही है कि हमारी जितनी भी एनर्जी हो वो एनर्जी सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल हो सके। हम ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के बाद अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स में टीम बने और उस टीम में जाके हम अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि हकीकत ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग काम करना अमूमन तब शुरू करते हैं जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद। आई डोंट नो इफ इट्स एनी बेटर इन आंध्र प्रदेश, इन हैदराबाद और तेलंगाना। Unless ticket is declared, unless I know I am the candidate, I do not go to the constituency. ऐसा बीजेपी के साथ नहीं होता। आरएसएस के लोग आज काम कर रहे हैं, संघ परिवार के लोग काम कर रहे हैं, कैंडिडेट जो भी हो वो लोग काम कर रहे हैं आज। एंड दैट इज द डिफरेंस। आई कीप सेइंग द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी and other political parties is not that BJP is more powerful than others. No, that's a myth. BJP में वही सब झगड़े होते हैं, वही सब पर्सनल एम्बिशंस के खेल होते हैं, वही एक दूसरे का पांव खींचते हैं जैसे बाकी सब पार्टियां करती हैं। BJP is more powerful because they have a outer circle which we call संघ परिवार, जहां कोई 4 साल से काम कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है, वो लगातार काम कर रहे हैं। और ऑपोजिशन की वीकनेस ये है कि ऑपोजिशन तो है, उसका कोई आउटर सर्कल नहीं है, या है तो वो फ्रेगमेंटेड है। वो काम हमें करना है। उन्हें टिकट नहीं मिली, वो अभी जाके कहीं हैदराबाद या दिल्ली में टिकट का काम कर रहे होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जाएगा? हम जाएंगे। That is our job. We would have targeted parliamentary constituencies. I just heard that a friend had a slightly different opinion. That's all right. We'll sit down, we'll work it out. The basic idea is कि हम अपनी एनर्जी चारों तरफ ना फैला दें। यहाँ की 17 सीट पे हम अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे। हम चुनेंगे 5, 6, 7
जितनी हमारी कैपेसिटी है, और जहां जरूरत है, जहां आपको पता है कि रिजल्ट ये होगा या वो होगा, वहां अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे हम। उसमें हमारे कुछ साथियों ने काम किया है। वी हैव वेरी सीजन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स एंड एनालिस्ट एंड एक्टिविस्ट अमंग्स अस, दे विल गाइड अस। वी विल सेलेक्ट ए फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वहां जाके हम सिस्टमेटिकली अपना काम शुरू कर देंगे, विदाउट वेटिंग फॉर द कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड, विदाउट वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि इस वक्त जो काम हो सकता है वो आज से 25-30 दिन बाद नहीं हो सकता। So that is one of the main things that we have to do. इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, मगर उसके लिए बाकी दूसरे दोस्त भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि बीजेपी के पास ट्रोल आर्मी है। ट्रोल आर्मी बोलते हैं ना, रोज सुबह इनके लिए कोई झूठ चलाते हैं, कुछ ना कुछ चलाते हैं। सो अगर उनके पास ट्रोल आर्मी है तो हमारे पास ट्रुथ आर्मी होनी चाहिए। हम भी रोज सुबह अपनी बात कहें, ईमानदारी, सही बात को हम भी तो करें, और इनके झूठ को काटने का काम रोज करें। इसका काम कुछ लोगों को करना है। ये काम सिस्टमेटिकली कहीं कमरे में बैठ के होगा, ये काम बहुत बड़ी जमात इकट्ठा करके नहीं होगा। सो ये 2 प्रिंसिपल काम हैं जिसमें हमें अपनी एनर्जी लगानी है। बस 1-2 बात मैं और कहूंगा, क्या नहीं करना है। कल शाम को भी मैं कह रहा था, ये सेफोलॉजी नहीं करनी है। ये हिंदुस्तान का फेवरेट पास टाइम है कि बैठ के चाय की दुकान पे पान के वाले के पास बैठ के, अच्छा 17 में से इनको 3 आएंगी, नहीं 4 आएंगी, अच्छा वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ये होगा। दिस इज ए फेवरेट नेशनल पास टाइम। देयर इज नो नीड टू डू दैट। ये मैं कल भी कह रहा था कि इस सब के लिए, पाप के लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ। मैंने भी ये सब किया है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट जर्नलिस्ट, वी आर नॉट रिपोर्टर्स, वी आर सिटीजन्स कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बारिश के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फोरकास्ट की ज़रूरत है। मेरे चाहने से बारिश हो नहीं जाएगी, मेरे ना चाहने से रुक नहीं जाएगी। लेकिन ये जो इलेक्शन वाली बारिश है, ये हमारे चाहने से होगी और कुछ काम ना करने से रुक जाएगी। तो इसलिए फोरकास्टिंग ना करें, ये सोचें कि मुझे क्या करना है। दूसरा, हम लोगों से जो उनके पेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें। अपने एजेंडा से बात ना करें, उनके एजेंडा से बात करें। हर जगह का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। मैं जब नॉर्थ इंडिया में घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर लोगों से सेकुलरिज्म के बारे में बात करूं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करूं, अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में बात करूं, लोग सुन तो लेते हैं, इट डजंट वर्क। अगर उनसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूं, दे सिट अप। उनसे प्राइस राइज के बारे में बात करूं, वो एकदम औरत बाहर आके कहती है मैं बताती हूं, तुम इनसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूं क्या हुआ है ना। किसान है, उससे पूछिए उसकी फसल का क्या हुआ, क्या दाम मिला, क्या नुकसान हुआ, कॉम्पेंसेशन मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ, देन दे आर टॉकिंग टू यू। और ये अडानी वाला मामला भी अगर आप ठीक से समझा सकें, इट क्लिक्स विद पीपल। So let us speak to them about their own life experience. आप टीवी पे कितनी भी खबर चला लीजिए, टीवी पे खबर चला के आप लोगों को यह कन्विंस कर सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया का इमेज बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि अमेरिका तो कोई गया नहीं। टीवी पे जो आ रहा है वही सच है, देख लेता है, मान लेता है। आप टीवी पे दिखा के यह भी साबित कर सकते हैं कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में हमारी फौज भारी है, चीन हल्का है। अब लद्दाख और अरुणाचल कौन जाएगा, जो टीवी पे आ रहा है मान लेते हैं। लेकिन टीवी पे दिखा के आप ये नहीं साबित कर सकते कि आपके लड़के को नौकरी मिल गई है। वो तो मुझे पता है ना,
दैट्स माई एक्सपीरियंस। ये आप मुझे झूठ नहीं बोल सकते। आप टीवी पे दिखा के ये मुझे नहीं बता सकते कि मेरी रसोई के अंदर तेल जो है वो सस्ता हो गया है, कि गैस अवेलेबल है, कि यूरिया और खाद मेरे को टाइम पे मिला, कि मेरे को फसल का दाम मिला। ये नहीं बता सकते। लोगों से उनका जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है उस पे जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और हम कहते हैं बड़ा ये तो नफरत से भरा हुआ है। अगर हम जाके उससे बात सीधा 22 जनवरी की करेंगे तो जाहिर है वही जवाब आपको उसी तरह के तमाम मिलेंगे उन लोगों से जो नफरत से भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप उनसे उनकी जिंदगी के तजुर्बे के बारे में बात करेंगे, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस देश में 90%, 95% लोग हैं जो दर्द से भरे हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो उनकी बात सुने, जिनको तकलीफ है, जो छटपटा रहे हैं, उनसे उसके बारे में हम कनेक्ट करेंगे। एक फाइनल चीज़ ये, अक्सर हमारे दोस्त पूछते हैं, और ऐसा दौर है जिसमें बातचीत चलती है कि अच्छा ये सब करने से हम सक्सेसफुल होंगे क्या? ये सब लोग पूछते हैं। कहते हैं कि देखो भाई उनके पास तो सब कुछ है, मोदी है, मीडिया है, ईडी है, आईटी है, क्या नहीं है? ईडी का नाम तो इलेक्शन डिपार्टमेंट हो जाना चाहिए। इनके पास सब है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास आरएसएस है। जी या सो पीपल से दैट दे हैव एवरीथिंग, विल वी सक्सीड? They have Modi, they have media, they have IT, they have ED, they have election commission also. You know, somebody was telling me that elections will not be announced before 13th of March. I said, how do you know that? He said, Mr. Modi has a special program on 13th of March, so election commission will adjust accordingly. So this is also true. ये भी सब चल रहा है, तो ईसी भी है। So they say they have everything, how will we succeed? मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास इस देश की 5000 साल की विरासत है। 5000 years of this civilization is with us. We are the inheritor, not they. We have the freedom struggle of this country. The values, the legacy of freedom struggle is with us, not with them. और हमारे पास बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन है, that is with us, not with them. अगर हम डट के काम करें तो बहुत कुछ बदलाव होगा। हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। यू वुड रिमेंबर सर, आई वॉज यंग ड्यूरिंग दोज डेज, 1977. आई वॉज नॉट ओल्ड एनफ टू डू एनीथिंग, बट आई वॉज ओल्ड एनफ टू रीड न्यूज पेपर्स. आई वॉज 13-14 year old during 1977. I can tell you, not a single newspaper said that Indira Gandhi was about to lose. एक भी अखबार में खबर नहीं थी कि कांग्रेस, ये था कि हाँ थोड़ा सा गुस्सा है लोगों में, हो सकता है 2-4 सीट में नुकसान हो जाए. No one said that they were going to be wiped out. Not a single newspaper. उन दिनों टेलीविजन तो था नहीं. No one said that. And when public started thinking, and many of you would remember 2004, Shining India. वाजपेयी जी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. They also have Pramod Mahajan. In those days we did not have Amit Shah. We had Pramod Mahajan. So Pramod Mahajan ये कर रहा है, अमित शाह ये, वाजपेयी कॉन्फिडेंट हैं, इंडिया शाइनिंग, ये वो. And when the results came, everything changed.
When public makes up its mind, then it works like magic. मीडिया पावरफुल है, लेकिन मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है हमारा मुंह और हमारे कान. That is the biggest media. That media worked in 1977. All the newspapers had been silenced for 1 year or so before 1977. But people spoke to each other. So मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास लिमिटेड वक्त है, हमारे पास डिफाइंड काम है, उस काम में लग जाएं और कुछ नहीं. मैं कहता हूँ, क्योंकि आजकल मैं 60 को पार कर गया हूँ और 60 पार करने के बाद तरह तरह के ख्यालात आते हैं. You know, once you cross 60, you think of all kinds of things. I've done that. I've crossed 60 recently. So मैं अपने आप को कहता हूँ और कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, मरते वक्त ये तो सुकून से सोच के मरूंगा कि जब इस देश में ये सब हो रहा था मैंने वो किया जो करने लायक था. You know, I've crossed 60 and I think of all kinds of things. All of us, you don't, but I'm sure when you are my age, you might. Then I ask myself, you know, the questions of, okay, what am I doing? So what will it do for us? What will it do for the country? Will we succeed? My final answer to myself, I don't know if that's a good answer for you. My final answer to myself is, the day I die, I should be able to tell myself that I did what was necessary. My children, my grandchildren should be able to hold their head high and say, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने उस वक्त वो किया जिसकी देश को जरूरत थी. That to me is more important than anything else. और मैं आपको बताऊं, जो लोग ये यकीन लेके काम करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो कि ट्रांजैक्शनल काम करते हैं कि मैं ये करूंगा इससे मुझे ये मिलेगा, और दूसरे वो होते हैं जो सर पे कफन बांध के काम करते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये करूंगा. और याद रखिए, दुनिया में हमेशा हमेशा दूसरों की जीत होती है. जो सर पे कफन बांध के लड़ते हैं, जीत हमेशा उनकी होती है, ट्रांजैक्शन वालों की जीत नहीं. तो बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत काम है, करना है. और एक आखिरी चीज मैं कल कह रहा था, ये you see, when I read news history books, I feel very bad that I was not alive during freedom struggle. You know, I feel almost cheated कि देखो कर लिया, मैं था ही नहीं, ये सब कुछ हो गया. I had no chance. As a historian you can write about it, I can't even write about it. I have no chance. In 1977, as I said, I was too young to do anything except some minor little things. So I was cheated again. 2 बार देश में बड़ा काम करने का मौका हुआ, दोनों में मैं बाहर हो गया. So we should all be saying, thank you Modi ji, you have given us an opportunity. Thank you.